आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और टॉपिक का नाम है भारत की लुकिस्ट पॉलिसी। लुकिस्ट पॉलिसी क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई, इन सब बातों का हम विस्तार से वर्णन करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले वीडियोज में हम ये देख चुके हैं कि 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात वैश्विक परिदृश्य में एक बड़ा और व्यापक बदलाव आया और इस नवीन वैश्विक परिदृश्य में भारत द्वारा भी 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को फॉलो किया गया, जिसको शॉर्ट में हम एलपीजी कहते हैं। मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ भी है। 1991 में भारत ने क्या किया? एलपीजी की नीति को अपनाया, मींस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उदारीकरण की नीति को जब अपनाया गया और एक नवीन परिदृश्य, उस समय एक वैश्विक परिदृश्य में एक जो बड़ा बदलाव आया, उसको ध्यान में रखते हुए हम भारत में और 91 में यहां पर प्रधानमंत्री थे श्री नरसिम्हा राव की सरकार ने पूर्वी एशिया क्षेत्र में, पूर्वी दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में, इस क्षेत्र में एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन भी कार्यरत है जिसका नाम है आसियान। आसियान के देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, इस क्षेत्र से अपने संबंधों को ज्यादा व्यापक बनाने के लिए, क्योंकि इन राष्ट्रों ने, आसियान की स्थापना होती है 1967 में। आसियान कब बना था? 1967 में। 1967 में जब आसियान बना था, तब आसियान के राष्ट्र इतनी मजबूत स्थिति में नहीं थे और इवन आसियान का जब गठन हो रहा था, 5 इसके संगठक जो या ये कहें संस्थापक राष्ट्र थे, उन्होंने भारत को भी आमंत्रित किया था इस संगठन में शामिल होने के लिए, लेकिन भारत ने उस समय इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन 67 से लेकर 1990 तक आते आते, 67 से जब 1990 तक पहुंचे, तो 1990 तक पहुंचते पहुंचते इन आसियान देशों ने आर्थिक रूप से बड़ी तेजी से प्रगति की। इसीलिए आसियान के राष्ट्रों को पूर्वी दक्षिणी एशिया के चीते या टाइगर इकोनॉमी इनको कहा जाता है। इन देशों ने काफी तेजी से वृद्धि की, आर्थिक वृद्धि की, आर्थिक समृद्धि हुई। और आसियान के अंदर कितने देश शामिल हैं? 10 देश। यहां पर मैं आपको इन 10 देशों को के नाम याद रखने का एक फॉर्मूला भी बताता हूं। कौन से 10 राष्ट्र आसियान के सदस्य हैं? तो यहां देखिए, मैंने लिखा हुआ भी है, 3 टर्म है हमारे पास, मिल्क, टीवीएस और एफबीएम। देखिए, मिल्क यानी दूध पीकर टीवीएस मोटरसाइकिल चलाओ और एफएम बैंड शुरू करो। ये एक शॉर्ट फॉर्मूला मैंने याद किया है, तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बता देता हूं। मिल्क, अब यहां पर देखिए, एम से म्यांमार, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनोई। इस प्रकार से कुल 10 सदस्य आसियान के सदस्य राष्ट्र हैं। आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए, यानी मिल्क पीकर टीवीएस मोटरसाइकिल चलाओ, एफएम बैंड ऑन करो। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले की सहायता से आप आसानी से आसियान के सदस्य राष्ट्रों का नाम याद कर सकते हैं। ये एक नया प्रयोग मेरे द्वारा किया गया है। तो इन आसियान, जो मूल बात है वो यह है कि इन आसियान के राष्ट्रों ने जो तेजी से आर्थिक प्रगति की और भारत के द्वारा जब एलपीजी या ये कहें कि वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की जो नीतियां अपनाई गई, उसके पश्चात प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इस आवश्यकता को महसूस किया कि आसियान के राष्ट्रों के साथ हमें अपने संबंधों को व्यापक बनाना होगा और इन संबंधों को व्यापक बनाने के लिए ही भारत के द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया गया। पॉलिसी का नाम क्या है? लुक ईस्ट पॉलिसी। हिंदी में इसको कहें तो पूर्व की ओर देखो नीति। पूर्व, जो कि ये राष्ट्र भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, तो इसको नाम दिया गया लुक ईस्ट पॉलिसी। आसियान और पूर्वी एशिया के राष्ट्रों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इस पॉलिसी को अपनाया गया। अब बात ये आती है कि ये पॉलिसी बेसिकली ये पॉलिसी है क्या था इस पॉलिसी में? देखिए, ये जो पॉलिसी थी
दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में भारत की आर्थिक और सामरिक नीति थी। महत्वपूर्ण रूप से ये क्या, कौन सी नीति थी? आर्थिक और सामरिक या सामरिक आर्थिक नीति, जो भारतीय नेतृत्व के द्वारा या भारतीय इंडियन भारत सरकार के द्वारा, ये कहें कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि पूर्वी दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों के साथ संबंधों को ज्यादा व्यापक बनाना, इसमें आर्थिक संबंधों को व्यापक बनाना और सामरिक संबंधों को बेहतर बनाना, ये दोनों ही नीतियां इसमें शामिल थी। तो इस प्रकार से भारत के द्वारा इस आर्थिक और सामरिक नीति को अपनाया गया। अब देखिए, इस नीति को अपनाने के पीछे कुछ लक्ष्य थे जो भारतीय नेतृत्व उन लक्ष्यों को अपने साथ लेकर चल रहा था, और उनमें मोटे रूप से हम 3 जो बड़े उद्देश्य थे उनको हम देख सकते हैं यहाँ पर। नंबर 1, बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामरिक संबंधों को विस्तार देना। ये पहला उद्देश्य था कि क्योंकि आसियान के राष्ट्र की बात करें, पूर्वी एशिया के राष्ट्र की बात करें, इन्होंने तेजी से आर्थिक प्रगति की और ये एशियाई टाइगर बाद में कहलाए। तो ऐसी स्थिति में इन देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार की दिशा में प्रयास किया गया, यानी इन क्षेत्रों के साथ मुक्त व्यापार किया जाए। सिंगापुर और भारत के बीच में जो व्यापार है उसमें अत्यधिक बढ़ोतरी हुई, और ये आश्चर्यजनक बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार में जो बढ़ोतरी हुई वो अप्रत्याशित थी, यानी इतनी तेजी से हम उन देशों के। और एक दूसरी बात और कि ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं, यानी भारत की बात करें या दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्रों की बात करें, इन अर्थव्यवस्थाओं में इंटरडिपेंडेंसी है, इसलिए भी इस आर्थिक व्यापार में या ये कहें कि द्विपक्षीय व्यापार में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई। उसके बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण रीजन था इस नीति को अपनाने का, वो था कि भारत को इस क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरना था, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है वो आर्थिक रूप से समृद्ध है, ये बात हमने पहले भी जिक्र कर लिया। और ये क्षेत्र चीन के पास भी, यानी चीन भी इन राष्ट्रों का एक ये कहें कि पड़ोसी राष्ट्र है। ऐसी स्थिति में चीन इस क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना था कि इस क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित होना था और आसियान के राष्ट्रों के साथ मधुर संबंधों को बढ़ावा देना था। इसलिए इस क्षेत्र में एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत उभरना चाहता था। इसलिए भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति को फॉलो किया, या ये कहें कि लुक इस नीति को फॉलो किया। तीसरा ये महत्वपूर्ण कारण था जिसका हमने पहले भी जिक्र किया कि चीनी प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना भारतीय नेतृत्व के लिए या भारत सरकार के लिए, या ये कहें कि भारत की जो विदेश नीति थी उसका एक बड़ा बिंदु यहाँ यह भी था कि किस प्रकार से दक्षिणी पूर्वी एशिया में चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित किया जाए। और यह तभी संभव था जब हम आसियान के राष्ट्रों के साथ संबंधों को ज्यादा व्यापक, ज्यादा सुदृढ़ बनाए। तो इन बातों को आधार मानकर आसियान क्षेत्र में लुकिस्ट पॉलिसी को लागू किया गया था। और उसके बाद में इस नीति की एक खास बात और हम देखें कि ये प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल से शुरू हुई थी। उसके बाद में जब संयुक्त मोर्चा में एचडी देवेगौड़ा की सरकार बनी और उस समय जो विदेश मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल को वास्तव में इस नीति को धरातल पर उतारने वाला विदेश मंत्री के रूप में जाना जाता है। बाद में वो देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो इंद्र कुमार गुजराल का नाम इस नीति से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से धरातल पर उतारने का काम इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा ही किया गया था। या इंद्र कुमार गुजराल जब विदेश मंत्री थे तब इस कार्य को एक प्रकार से कार्य रूप दिया गया। इसलिए कहा जाता है कि इंद्र कुमार गुजराल इस नीति के फाउंडर हैं। उसके बाद में जो सरकारें बनी, एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के पश्चात हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी। तो एनडीए सरकार ने भी पूर्व की ओर देखो नीति को फॉलो किया। और उसके पश्चात डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, जो कि 1991 में जब हम एलपीजी की नीति को अपना रहे थे, उस समय वहां पर वित्त मंत्री थे। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस नीति को और आगे ले जाने का कार्य किया और पूर्वी एशिया के देशों के साथ
या ये कहें कि पूर्वी दक्षिणी एशिया के देशों के साथ संबंधों को व्यापक बनाने की दिशा में काम किया। और उसके पश्चात यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड के पश्चात या यूपीए सेकंड के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब पुनः एनडीए की सरकार बनी तो भी उन्होंने इस नीति को जारी रखा और इवन उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए इस लुकिस्ट पॉलिसी को एक्टिस्ट पॉलिसी में बदलने की बात की। नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिस्ट पॉलिसी की बात करेंगे, लेकिन यहां हम इस चीज को भी देखने का प्रयास करेंगे कि इसके परिणाम क्या निकले, या भारत की जो लुकिस्ट पॉलिसी थी उसके क्या परिणाम निकले, और इन परिणाम को हम कुछ शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि भारत का पूर्व व दक्षिणी पूर्वीय जो क्षेत्र है उसमें व्यापार में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई, और इसको हमने कहा कि ये अप्रत्याशित बढ़ोतरी थी। बात चाहे सिंगापुर के साथ भारत का व्यापार बढ़ा, मलेशिया के साथ भारत का व्यापार बढ़ा, और पूर्वी एशिया के अन्य राष्ट्रों थाईलैंड, वियतनाम के साथ द्विपक्षीय व्यापार भारत का अत्यधिक बढ़ा। तो ये जो रीजन था या इसके पीछे जो कारण है वो भारत की लुकिस्ट पॉलिसी था, जिसके कारण इस क्षेत्र में भारत के साथ व्यापार में तेजी आई, और इवन इन राष्ट्रों या आसियान के राष्ट्रों को भी इस चीज का लाभ मिला, वहां की अर्थव्यवस्थाओं को भी मजबूती मिली। तो इस प्रकार से इंटरडिपेंडेंसी दोनों अर्थव्यवस्थाओं भारत और आसियान के देशों के मध्य बनी। दूसरी बात, बाद में अमेरिका द्वारा भी भारत की लुकिस्ट नीति की सराहना की गई, और तात्कालिक समय में जो अमेरिका की विदेश मंत्री हेनरी क्लिंटन ने कहा कि वास्तव में भारत की जो लुकिस्ट पॉलिसी है वो एक बहुत अच्छा कदम है, और यही कारण था कि अमेरिका ने भी एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने संबंधों को व्यापक बनाने के लिए जोर दिया। ओबामा सरकार जब थी तब भी, और उसके बाद में जब ओबामा के बाद में ट्रंप प्रधानमंत्री बने हैं तब भी वो अपनी एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अपने संबंधों या ये कहें कि उस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को एक मजबूत तरीके से उठा रहे हैं। और आज के वीडियो में यही हम विराम देते हैं, भारत की लुकिस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।